हेलो बच्चों, आज हम एक ख़ास टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे पुराने वीडियोस से आगे हैं। जो हमने पहले वीडियो किए थे उन वीडियो में आपको बताया था कि द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव की अवस्थाएं क्या होती हैं और द्विध्रुव को बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने के पश्चात उसमें एक बलयुग्म कार्य करता है जिसका आघूर्ण हमने ज्ञात किया था। वो जो कैसे ज्ञात करते हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, इसी में वीडियो में दे दूंगा नीचे, जिसको आप देखकर पता कर सकते हैं। लेकिन हम आज चलेंगे इससे आगे। आज हमारा टॉपिक होगा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को यदि हम घुमाना चाहें तो घुमाने पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं और जानेंगे हम उस अवस्था को जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे एक द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए पहले जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, ये हमें निकालना, ये हमारा टॉपिक है। हम जानते हैं जब भी हम द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसका आघूर्ण जो होता है हमारा, ये है टाउ। लिखेंगे इसमें हम एक समान क्षेत्र में, एक समान क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको हम एक मान लेंगे। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जिसे हम टाउ से दिखाते हैं। उस टाउ को हम शो करते हैं पी ई साइन थीटा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक समान क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसमें जो हमारा पी है ना, पी द्विध्रुव का अपना आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं हम, और ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है जो एक समान रूप से मिल रहा है हमको, जिसको हम यहाँ पर बल रेखाओं के द्वारा दिखा रहे हैं। ठीक है ना। साइन थीटा यहाँ पर कोण बन रहा है, जिस कोण से उसको हमने घुमाया है या रखा है। ठीक है ना। तो ये हमारा कोण, ये टाउ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं किसी वस्तु को घुमाते हैं तो उस वस्तु को घुमाने या चलाने जैसे भी स्थिति बनेगी, उसको मूवमेंट देने पर, विस्थापित करने पर हमको कार्य की स्थिति प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पर कार्य करना है तो हमें अवश्य ही यहाँ पर कार्य के लिए विस्थापन करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा विस्थापन के लिए बल होगा वो आघूर्ण बल होगा, क्योंकि हम वस्तु को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, गति इसकी रेखीय नहीं हो रही है, हमारी गति उसकी कोणीय हो रही है। तो उस कोणीय गति के लिए यहाँ हमारा जो आघूर्ण बल होगा, उस बल से यहाँ पर वस्तु को हम विस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, माना द्विध्रुव को किसी क्षण डी थीटा कोण से विस्थापित किया गया है। इस विस्थापन को हमने चित्र 1 में दिखाया है। जो हमने यहाँ पर विस्थापन किया है उसको हमने चित्र 1 में दिखाया है। चित्र 1 कहाँ है, आपको दिखा रहा हूं मैं, बताते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा फिगर 1 है, ये देखिए, इस फिगर 1 में हमने इस द्विध्रुव को यहाँ पर डी थीटा, ये कोण बन रहा है डी थीटा, इस कोण से विस्थापित किया है, यहाँ पर रखा है। हम जानते हैं यहाँ हमारा जो विस्थापन हो रहा है कोणीय हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोण के द्वारा हम यहाँ पर विस्थापन को दिखाएंगे, कोणीय विस्थापन। ठीक है ना। रेखीय नहीं, यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, इसलिए यहाँ जो बल लग रहा है हमारा आघूर्णी बल लग रहा है। आघूर्णी बल ये है हमारा, हमने विस्थापन डी थीटा किया है। तो उस डी थीटा कोण के लिए, क्योंकि हमारा विस्थापन जो है वो लघु है, डी मीन्स लघु की अवस्था, छोटी स्थिति जो बोलते हैं उसको डी शो करते हैं। एक खंड है, एक क्षणिक रूप में मिलने वाला विस्थापन है।
तो उस विस्थापन के लिए जो हमारा कार्य होगा वो कार्य भी छोटा होगा। विस्थापन छोटा तो कार्य छोटा। ऐसी अवस्था में हम उस कार्य को dw के रूप में शो करेंगे। ऐसी अवस्था में हम जानते हैं, ये भी जानते हैं हम कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी हमारी, कार्य जो हो रहा है हमारा, बल कौन सा है हमारा, आघूर्णी बल, विस्थापन कौन सा है हमारा, कोणीय विस्थापन। तो ऐसी अवस्था में जो हमारा कार्य रहेगा, अतः किया गया सूक्ष्म कार्य, इसे बोलेंगे हम dw इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, टाउ डी थीटा। ये बन गया, नंबर 2 बन गया। ठीक है ना, लिख देंगे यहां पर हम, चूंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इससे किया हमने, W इक्वल टू F इंटू डी, इससे हमने निकाला है। अब समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 1 का मान रखते हैं, तो हमें मिलेगा, लिखते हैं यहां पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हमें मिलेगा dw इक्वल टू PE साइन थीटा और साथ में डी थीटा। ठीक है ना, ये मिल जाएगा। ख्याल, इसे खोलेंगे, ओपन करता हूं मैं, तो मिलेगा मुझे यहां पर dw इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, नंबर 3 हो गया। तो यदि हमें कार्य छोटा करना है, तो ऐसी अवस्था में हम लघु विस्थापित स्थिति से इसको प्राप्त कर सकते हैं। उस लघु विस्थापन के लिए, जो कोणीय विस्थापन हमारा हो रहा है, हम एक छोटे कार्य को प्राप्त कर लेंगे। अब इस छोटे कार्य के थ्रू हम बड़े कार्य को निकालना चाहेंगे। इस छोटे कार्य के थ्रू को लेकर हम इसको आड़ लेकर या इसको सपोर्ट लेकर एक बड़े कार्य को निकालेंगे, जो कार्य यहाँ पर हमको बड़े रूप में मिलेगा। ठीक है ना, इसके लिए अब हम यहाँ पर इससे बड़ी व्यवस्था, बड़ा विस्थापन करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी हम लघु कार्य के थ्रू बड़े कार्य को निकालते हैं, तो हम उसके लिए करते हैं इंटीग्रल, समाकल, एक रेंज के लिए, जिस रेंज के लिए हमें मान निकालना होगा। माना हम ये मानते हैं कि हम इस द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो कोण, माना एक कोण हमारा θ1 है और एक कोण हमारा θ2 है, तो θ1 से θ2 तक विस्थापित कर रहे हैं। माना हम पे ऐसी स्थिति बन रही है कि हम पे दो कोण हैं, पहले उसको लाए हम θ1 तक, फिर उसको θ1 से हम θ2 तक उसको विस्थापित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस विस्थापन के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम इस लघु कार्य का करेंगे इंटीग्रल उस रेंज के लिए जो हमारी रेंज है, तो हमें मिलेगा बड़ा कार्य। जैसे यहाँ में चित्र में दिखाया गया है, चित्र नंबर 2 जो बन रहा है हमारा, पहले इसको मूवमेंट दिया हमने θ1 कोण के लिए, जो ब्लू लाइन जो शो कर रही है हमारी, ये θ1 शो कर रहा है, और इसको बाद में हमने इस ब्लैक लाइन के थ्रू हमने यहाँ पर शो किया है θ2। तो θ1 से θ2 तक हमने विस्थापित किया है इसको। ठीक है, तो इस चित्र में जो हमारी अवस्थाएं बन रही हैं, इस अवस्था को लेकर हमने यहाँ पर कार्य निकालना है, जो हमारा कार्य इस समीकरण नंबर 3 के समाकल से प्राप्त होगा। माना द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विस्थापित करते हैं, तो किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट θ1 टू θ2 ऑफ dW। ये
ठीक है ना, नंबर 4 बन गया हमारा। इस नंबर 4 के द्वारा हम इस बड़े कार्य का मान प्राप्त कर लेंगे जो हमें θ1 से θ2 तक विस्थापित करना पड़ेगा। अब इस नंबर 4 में रखते हैं नंबर 3 का मान, तो मिलेगा हमको यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो मिलेगा हमको यहाँ पर W इक्वल टू इंटीग्रल θ1 θ2 ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, ये होगी। अब देखिए किसका होता है इंटीग्रल, जिन राशियों के साथ D में उपस्थित राशि होती है उसी का इंटीग्रल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, ये समझ लीजिए बस आप। जो साथ में D के है वो जहां पर उपस्थित है उसका होगा इंटीग्रल, बाकी राशियां सब कांस्टेंट होके बाहर आ जाएंगी। तो यहां पर देखिए D के साथ क्या है हमारा थीटा कहां पर है, साइन थीटा, इसका होगा इंटीग्रल, बाकी PE बाहर आ जाएगा। ऐसी अवस्था में हमें मिलेगा यहाँ पर इम्प्लाइज दैट W इक्वल टू PE बाहर ले लिया, इंटीग्रल θ1 θ2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इसको नंबर 5 मान लीजिए। अब हमें समीकरण नंबर 5 जो है हमारा, इस 5 का हमने करना है इंटीग्रल और मान निकालना है इसका। तो 5 में जो हमारी साइन की अवस्था है ना, साइन थीटा, इसमें साइन थीटा के साथ लिमिट है हमारी, तो लिमिट को अलग सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, और साइन थीटा का इंटीग्रल अलग करते हैं। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है हमारा वो निकलता है एक सूत्र के द्वारा, चूंकि हम जानते हैं सूत्र इंटीग्रल साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x, ये होता है। अतः यहां पर x के स्थान पे क्या है हमारा थीटा है, तो जहां पर x की अवस्था जो बन रही है हमारी, यहां पर इसको रखेंगे यदि थीटा, तो मिलेगा हमको इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मिलेगा हमको यहाँ पर, अतः समीकरण 5 से मिलेगा W इक्वल टू P, तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं थी, इसलिए यहाँ प्लेन रूप आया। यहाँ लिमिट्स हैं, इसलिए लिमिट को हमने यहाँ पर साथ में शो करना है। कहाँ, इसके बाहर बड़ा कोष्टक बनाने के पश्चात इस तरह θ1 टू θ2 हमारा यहाँ हो जाए। जहाँ लास्ट में पहुँचते हैं वो लिमिट हमारी ऊपर रहती है, जहाँ से शुरू करते हैं वो लिमिट हमारी नीचे रहती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। इसके लिए एक नियम होता है हमारा, पहले माइनस हमने बाहर कर दिया, P हमने अंदर कर दिया, और यहाँ पर हो गया cos थीटा, ऐसे θ1 टू θ2 माइनस P cos थीटा लिमिट θ1 टू θ2, है ना। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट के लगाने के नियम क्या है हमारे, इसमें पहले लगाते हैं हम अपर लिमिट मतलब जहाँ पहुँचना है, फिर माइनस, सूत्र में माइनस है, माइनस लोअर लिमिट। तो जो राशि D के साथ थी उस राशि के स्थान पर लिमिट्स लगती हैं। साथ में D की हमारा थीटा था, अर्थात थीटा के स्थान पे लिमिट लगेगा, और तो बनेगा हमारे यहाँ पर W इक्वल टू माइनस P, लिमिट लगेगी थीटा के स्थान पे, तो कॉस अपर लिमिट θ2 माइनस कॉस लोअर लिमिट θ1। नंबर 6 बन गया। तो नंबर 6 जो बन रहा है हमारा, ये कार्य का सूत्र है, जिस कार्य को करने के पश्चात हम इस द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक विस्थापित कर लेंगे। यहाँ चिन्ह माइनस यदि हमको अच्छा नहीं लगता, हम चाहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव कर दें, तो हम यहाँ पर इन राशियों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम W इक्वल टू माइनस के स्थान में प्लस PE cos θ1 माइनस cos थीटा।
ये नंबर 7। तुम्हें ध्यान देना है, यदि यहाँ सूत्र में माइनस पहले है तो आपको अवश्य ही यहाँ पर cos θ2 पहले मिलेगा, अपर लिमिट पहले मिलेगी। यदि यहाँ पहले पॉजिटिव है तो आपको लोअर लिमिट पहले मिलेगी, तब हम उस सूत्र की अवस्था लगाने के बाद मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे कार्य का विवरण है, कार्य का व्यंजक है, जो हमें इन दो कोणों में विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगा। तो तुमने कार्य निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस कार्य के द्वारा हम विभिन्न अवस्थाएं लेकर मान निकाल सकते हैं। जैसे माना हमारी पहली व्यवस्था जो बन रही थी, पहले जो कोण था कोई कोण हमको दे रखा है, जैसे कोण 0 है, माना 90 है, कुछ भी दे रखा है हमको, और बाद में जो कोण हमारा बन रहा है वो हमको माना 60 में पहुंचना है, 30 में पहुंचना है। तो जो भी हमारी कोणीय अवस्थाएं होंगी, इनसे जिस कोण से हम यहाँ विस्थापित कर रहे हैं या जिस कोण में पहले उपस्थित रहेगा, तो उन अवस्थाओं को यहाँ लगाकर हम कार्य का मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कुछ खास अवस्थाएं होती हैं, एक खास स्थिति हमारी बन रही है, जैसे हम कार्य करना चाहते हैं और द्विध्रुव कैसी स्थिति में, सामान्य अवस्था में है, मतलब अपनी मूल अवस्था में है, अपनी जगह से हटा नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, समतलीय अवस्था में रखा हुआ है, इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था में जो कोण बन रहा है, कोण क्या है हमारा, 0 है, अतः θ1 हमारा 0 हो जाएगा। इस कोण से हम माना इसको घुमा रहे हैं यहाँ पर, किसी भी कोण से, जो कोण यहाँ बनता रहेगा, हमारा कोण 30 बना, 45 बना, 60 बना, कुछ भी बन रहा है हमारा कोण, उस कोण को हम θ2 मानकर यहाँ रखेंगे, परिणाम निकालेंगे कि यदि मुख्य अवस्था, ये इसे कहते हैं मुख्य अवस्था, इस अवस्था के आधार पर यदि θ1 हमारा क्या हो जाए, 0 डिग्री, मतलब द्विध्रुव साम्य अवस्था में हो, और θ2 जहां बाद में पहुंच रहा है वो माना थीटा है, कोई भी कोण हमारा बन रहा है, ऐसी अवस्था में समीकरण 6 से इसे लेंगे तो मिलेगा हमको W इक्वल टू -P cos θ2, मतलब cos θ1 मतलब cos 0 डिग्री। ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा यहां पर कि W इक्वल टू -P cos θ-1। ये क्यों -1? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो ये रख के हमने यहां पर कार्य का मान प्राप्त कर लिया, जिस कार्य को हम यहां पर करना चाहेंगे, जिससे ये स्थिति बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति हम चाहते हैं यहाँ माइनस ना लगे, माइनस की अवस्था यहाँ से गायब हो जाए, तो हम उस अवस्था में दोबारा वैसे ही करेंगे। माइनस कॉमन लिया है इसमें हमने, या बोलेंगे इसको हम या अथवा W इक्वल टू PE, ऐसी अवस्था में 1 पहले आ जाएगा हमारा, 1 माइनस cos θ। नंबर 8 बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही यदि हम ऐसे करें, हम चाहते हैं कि द्विध्रुव को हम साम्य अवस्था से कोण 90 तक घुमा दें पूरा, ऐसे करने के बाद दोबारा यहाँ ऐसे पहुँचा दें बिल्कुल, तो उस टाइम हमारा 1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। उस 90 की स्थिति के लिए इसको हम 1 मान के, इसको हम 2 माने, तो दूसरी अवस्था में यदि θ1 इक्वल टू 0 डिग्री साम्य अवस्था, θ2 इक्वल टू लंबवत अवस्था 90 डिग्री, देन समीकरण 6 से मिलेगा हमको W इक्वल टू -P cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री implies that W इक्वल टू -P cos 90 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, ये रख दिया। ऐसी अवस्था में मिलेगा हमको W इक्वल टू -P, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि cos हमने यहाँ पर किया cos 90 इक्वल टू 0 होता है ना, 1 तो हम जानते हैं, ऊपर लिखा था हमने, दोनों को गुणा किया तो मिला हमको W इक्वल टू -1 का प्लस हो गया, प्लस P, इसको नंबर 9 माने। तो नंबर 9 में जो हमें कार्य मिल रहा है ना, यह कार्य महत्तम कार्य है, ये मैक्सिमम कार्य हमारा है। जब हम इसको, क्योंकि इसमें जो हमारी स्थिति बन रही है, हमारा द्विध्रुव का आघूर्ण पूर्णतः पूरा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पूरा पूरा है, तो जो कार्य मिलेगा हमको बड़े से बड़ा महत्तम मिलेगा। इससे बड़ी अवस्थाएं नहीं हो सकती, ये पूरी पूरी अवस्थाएं हमारी हैं, कोई इसमें पार्ट नहीं है। अतः हमें कार्य जो मिलेगा महत्तम से महत्तम मिलेगा, मैक्सिमम कह सकते हैं इसको, डब्ल्यू मैक्स। कब? जब हम इसको साम्य अवस्था से 90 कोण से घुमाने का प्रयास, लंबवत अवस्था में ला रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य अवस्था है, ठीक है ना। तो ये द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य के सूत्र हैं। एक हमारा व्यापक सूत्र जिससे हम सारी अवस्थाएं निकाल सकते हैं, जो हमारा ये है। दो हमारी अवस्थाएं जो हमें यहां मिल रही हैं, एक साम्य अवस्था से किसी कोण के लिए, दूसरा साम्य अवस्था से लंबवत अवस्था के लिए क्या होंगी, हमें यहां पढ़ दी। तो आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है, आप इसे अब आराम से कर लेंगे, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये आज टॉपिक था, आज का इंटरेस्टिंग था। जरा प्रयास करना, उम्मीद है आप प्रयास करेंगे। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आपने देख लिया तो देख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको राइटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जितनी थ्योरी मैंने कही है वो थ्योरी आप अपने शब्दों में समझ कर, देख कर लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो इसके लिंक हैं और एक्स्ट्रा लिंक जो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे द्विध्रुव की अवस्थाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान क्षेत्र क्या होता है, ये सारी अवस्थाएं हमने पीछे बता दी हैं। इनके लिंक आपको उस चैनल में लगातार सारे मिल जाएंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।